नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू कुमार और आज का फिर से रियल लाइफ पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मेरे साथ दो बहनें हैं, ईशा तिवारी और एक का नाम है यशा तिवारी। तो ये लोग काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। शुरू से लेकर के प्रथम क्लास से लेकर के अभी पॉलिटेक्निक में पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल कर चुके हैं। तो हम समझना चाहेंगे इनके माइंडसेट को, इनके माता पिता के माइंडसेट को, कि कैसे मतलब कमज़ोर परिस्थिति, कमज़ोर हालात होते हुए भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और बहुत दूर जाने का सपना है। तो चलिए आज बात करेंगे इन सभी से। करते हैं, सबसे पहले स्वागत है बहन आप दोनों लोग, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ईशा तिवारी है, मैं रोहतास ज़िले से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा प्राथमिक शिक्षा तो ऐसे मैं आंगनबाड़ी से स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मेरे पापा नहीं थे और थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते थे। फिर उसके बाद पापा आए तो बहुत कुछ सिखाएं और 6-7 तक हम लोग नॉर्मली पढ़ाई करते थे। 8th में हम लोग को लगा कि नहीं, अब बोर्ड आ गया है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तब से हम लोगों ने मेहनत स्टार्ट किया। फिर 10th का परीक्षा दिए तो उसमें थोड़ा सा मतलब जितना सोचा था हमने उतना नहीं ला पाए, तो थोड़ा सा ख़राब भी लगा। बट हम लोगों ने फिर प्रयास किया कि अब 12th में करके दिखाना है हमें। फिर 12th में आया कोरोना। 11th हम लोगों ने कोरोना में घर से ही पढ़ाई किया। 12th में हम लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उसी का परिणाम था कि हम लोगों ने रोहतास ज़िले में टॉप किया। तो 12th के बाद हम दोनों ने न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 से डिप्लोमा कोर्स किया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, और इसी साल हम लोगों ने 2025 में से कंप्लीट किया है। मैंने पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मेरी बहन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आप लोग जो है जिस परिवार में आते हैं वो किस तरीके का परिवार है? हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर एक प्राइवेट टीचर हैं एसएसएस कॉन्वेंट स्कूल दारानगर में, और मेरी माँ एक हाउसवाइफ हैं। पापा मेरे मतलब शुरुआत से ही एक प्राइवेट टीचर नहीं रहे हैं। उन्होंने बाहर बहुत अच्छा जॉब किया है, शायद एक केमिस्ट का जॉब किया है पापा बताते हैं। और घर की परिस्थितियों को देखकर उन्हें घर आना पड़ा, और वो कहा जा सकता है कि वो पापा की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बट हम लोग के लिए वो बहुत सही था, क्योंकि उनकी ही वजह से हम लोग इतना मतलब मेहनत करना जाने, पढ़ना लिखना जाने। उससे पहले हम बहुत कम पढ़ाई करते थे, मतलब उतना उसका महत्व नहीं पता। मतलब पिताजी क्यों बाहर में काम करते थे, पैसा अर्न करते थे, तो क्यों उनको मतलब घर पे आना पड़ा, क्या वजह हुआ? उसका वजह ये था कि मेरे दादा थोड़ा बीमार रहते थे, मम्मी अकेले पड़ जाती थी, तो इन सब को देखकर उन्हें आना पड़ा था। तो मतलब फिर वो टीचर का अपना जॉब यहीं पे देखे कि खर्च वगैरह चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो टीचर के तौर पे अपना काम करना शुरू की और उसी से आप लोगों का पढ़ाई वगैरह सारा चीज़ खर्च उठाना शुरू की। इस चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी। जो भी वो अर्न करते थे उसमें कॉपी किताब या फिर पेन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पापा खुद अपना ट्यूशन हम लोगों को देते थे। 8th क्लास तक पापा ने ही ट्यूशन दिया। और मतलब मैंने खुद से बाहर, मतलब कि पापा पढ़ाते थे लेकिन उसके अलावा मैं बाहर का भी सपोर्ट करने, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं थी उस टाइम पे। फिर जब 8th क्लास के बाद जब पापा स्टार्ट किए, नहीं अब तो बोर्ड स्टार्ट हो गया है, फिर पापा के पास रेगुलर जब क्लास करने लगी, उसके बाद 9th 10th में पापा ने बहुत मेहनत किया और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मैं सिर्फ 5 आवर्स सो पाती थी, पर उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला पाई। लेकिन ये है कि पापा और मम्मी ने पैसा और वो दोनों को मैनेज कर लिया। और 11th क्लास में क्या था, कोरोना आ गया था, पापा ने फ़ोन दिलाया, फिर हम दोनों ने एक साथ फ़ोन से ही तैयारी की अपनी। फिर 12th के बाद कोचिंग ज्वाइन किया था। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोग शुरू से ही मतलब अपने पिताजी के ही गाइडेंस से चले, बाहरी कोचिंग वगैरह? बाहर कोचिंग मैंने सिर्फ 12th की थी। अच्छा। और अभी जो भी 11th तक का गाइडेंस था वो पापा के अंडर हम लोगों ने किया था। और 12th में फिर बहुत ज़्यादा मेहनत किया तो अच्छा रैंक लाया, हम दोनों ने अच्छा रैंक लाया। मोनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिला में, डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और मैंने 3rd पोजीशन प्राप्त किया था। से बहुत सारे बच्चों के मन में जो है भटकाव आ जाता है पढ़ाई जब करते हैं तो, ठीक है, जैसे घर को हालात को लेकर के या फिर दोस्त यार के साथ समय बिता रहे हैं उसके वजह फ्रेंड सर्कल में,
या फिर बाहरी कोई परेशानी हो, तो वो सिचुएशन में आप लोग कैसे अपने आप को तैयार करते थे, क्या माइंडसेट रहता था आप लोगों का? तो ऐसा लगता था कि नहीं, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी घूमना चाहिए, और ज़रूरी भी है कि लाइफ में केवल पढ़ाई, मतलब एक ही चीज़ पे एकदम स्टक नहीं हो जाना चाहिए। वो सब भी ज़रूरी है जो माइंड को रिफ़्रेश करने में बहुत हेल्प करता है। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ जाना है कि कि हम जो हमारा मेन लक्ष्य है उसको ही छोड़ दें, या फिर उस पे ध्यान देना धीरे कम होता जाए, और बाकी जो चीज़ है उसमें मन ज़्यादा लगने लगे। करना है, लेकिन उसके लिए आप टाइम बना सकते हैं, वीक वाइज डे बना सकते हैं कि आप इस डे को आप घूमने जा सकते हैं। और एक टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ होता है, उसके अनुसार अगर काम करेंगे तो वो सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्त के साथ घूमना बुरा होता है, उनसे हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी मिलते हैं, बट हाँ, एक लिमिट में होना चाहिए। मतलब अगर पहली जो प्राथमिकता है उसको डिसाइड कर ले पहले कि जो हाँ। मेरा शिक्षा है वो हमारा बेहतर जीवन दे सकता है, उसके बाद जो सेकेंडरी है उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर लेकर के चले तो मतलब बेहतर हो सकता है। अच्छा, तो मतलब जैसे पढ़ाई के लिए तो मोटिवेशन आ जाता है परिस्थिति को देख करके, हालात को देख करके, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो वो दिमाग में नहीं आता है, समझ भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये कैसे है आपके अंदर, मतलब जब आप पढ़ते थे तो वो नेचुरली एक था कि समझ में आ रहा था, या फिर कोई ट्रिक आपने अपनाया? उसके लिए तो सबसे बड़ा हिस्सा पापा का है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हम लोग का बेस मजबूत कर दिया था, तो हमें सोचना नहीं पड़ा, बस हमें मेहनत करना था। हर चीज़, छोटा से छोटा चीज़ पापा समझाते थे। बेस, मतलब बेस का एक एक चीज़ पापा ने समझा दिया था, उसके आगे केवल हम लोग को मेहनत करना था। और कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो वो टाइम हम देते थे, और बाकी चीज़ें बेस मजबूत था तो समझ आ ही जाती थी। तो अभी आप किस दिशा में मतलब आप जाना चाहते हैं? तो मैंने कुछ और ही सोचा था, लेकिन मैं इंजीनियरिंग फील्ड में चली गई हूँ, तो मेरा अभी आगे का ये है कि मैं बीटेक करना चाहती हूँ, जिससे मेरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, और डिग्री कंप्लीट होने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे इसरो हुआ, DRDO हुआ, PSUs हुआ, तो मैं वहाँ एक जॉब करके एक मुकाम प्राप्त करना चाहती हूँ, वो मेरा सपना है एज अ साइंटिस्ट। जब मेरी मुलाकात DM से पहली बार हुई थी, जब मैंने अपना इंटर में 4th रैंक प्राप्त किया था, तब मैंने उस समय गोल जो डिसाइड किया था वो IAS का था। मैंने उस समय सोचा कि मुझे IAS बनना है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी थोड़ा थोड़ा बड़ी हुई, तब समझ में आया कि अच्छा मुझे करना क्या है, गोल क्या है। तो वो मेरा धीरे धीरे टर्न हो गया। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गई तो मेरा भी जो सपना था वो इसरो में था, DRDO में हो गया। ये बात है कि मैंने IAS का था, तो शायद मैं आगे ट्राई करूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा अभी जो एम है वो इसरो, DRDO, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ही है, और उसके लिए ही मैं अप्लाई या फिर मेहनत कर रही हूँ। तो ये किस आधार पे आप डिसाइड कर रहे हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपको लगता है कि इस फील्ड में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका दिमाग इस चीज़ में चलता है, किस आधार पे आप डिसाइड कर रहे हैं? मैंने ये जो डिसाइड किया वो इंजीनियरिंग में जब मैं अपना एडमिशन ली, जब मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं IAS के लिए बनना तो चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा इस फील्ड में कर सकती हूँ। अपने पढ़ाई के आधार पे ही मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। और आगे कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे? क्या कुछ माइंड में ऐसा है कि अभी तो माहौल चल रहा है, तो कैसे अपने आप को मजबूती से, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो? डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसके लिए मैं सोचती थी कि अच्छा मैं करने तो जा रही हूँ, फिर उसके बाद यही याद आता था कि अच्छा मैंने आज कितने देर पढ़ाई किया है, मैंने तो आज कम किया है। और अगर इन्जॉय भी करना है तो मैं उसके लिए एक टाइम बना के रखी हुई हूँ कि नहीं, मुझे उसी टाइम में जो भी करना है करना है। उसके अलावा जो बाकी टाइम है वो मुझे अपने पढ़ाई के लिए, लक्ष्य है उसको कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज़रूरी है। एक कंसिस्टेंसी होता है, हम खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे बाहर तभी निकलना है जब मुझे खेलना है, उससे पहले हम नहीं निकलेंगे, उससे पहले मेरे को पढ़ाई करना, उस टाइम में हम कुछ भी नहीं कर सकते। मम्मी पापा का भूमिका आपने बताया, ठीक है, तो आप पढ़ाई के क्रम में किनका किनका भूमिका मतलब बेहतर रहा, जिसकी वजह से आप पढ़ाई की ओर मतलब मोटिवेट हुए, या फिर ज़्यादा कर पाए बेहतर? तो सबसे पहला तो कंडीशन था घर का कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा ही करना है। मेरे मम्मी पापा ने जो देखा है वो उन्हें आगे ज़िंदगी में वो देखना ना पड़े, इसके लिए मुझे पढ़ना लिखना होगा, मोटिवेट होना पड़ेगा। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो शायद
हम भी वैसा ही ज़िंदगी जिएंगे और मम्मी पापा को भी वैसे ही रख पाएंगे, पहला कंडीशन। दूसरा, अपना भी एक एम होता है जो मेरा हमेशा से है। तो इन सब के बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे तो अब मेहनत करना है। तो उस टाइम मैं घर से बाहर निकल भी नहीं सकती थी, कोरोना चल रहा था। तो मैंने मम्मी पापा से बोला कि मुझे एक मोबाइल खरीद दीजिए और मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया पढ़ना। तो मोबाइल शुरुआत में क्या होता है कि मोबाइल का जब हैबिट लग जाता है तो लोग केवल स्क्रॉल ये सब करना शुरू कर देते हैं और मैंने उसे बढ़ावा नहीं दिया। मुझे पता था कि मुझे बोर्ड्स में अच्छा करना है। तो आप एक मोबाइल आप मतलब कहा जाता है कि विज्ञान एक वरदान भी हो सकता है, अभिशाप। वैसे ही मोबाइल को अगर हम अच्छे से यूज करें तो उससे आदमी बहुत कुछ कर सकता है। इस्तेमाल करने के लिए मुझे बहुत सारा कंसेप्ट नहीं आता था। तो उस टाइम फिजिक्स वाला बहुत फेमस नहीं था, उनका स्टार्टिंग पॉइंट था और हम भी उन्हीं से पढ़ते थे। और उनका एक एक टॉपिक सारा क्लियर होता था, आईआईटी के क्वेश्चंस भी करवाते थे, प्रैक्टिस भी होता था। फिर इंग्लिश में हम लोगों ने हिंदी में एडमिशन लिया था, बट 11th हम लोगों ने पूरा इंग्लिश में पढ़ाई की। और 12th में मैंने ट्यूशन भी लिया, लेकिन मोबाइल से पढ़ना नहीं छोड़ा। कुछ कुछ टॉपिक समझ नहीं आते थे या टीचर बताए तो थोड़ा समझ आया, थोड़ा नहीं आया, तो उसको क्लियर करने के लिए मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर मोबाइल में आपको इंटरटेनमेंट करना भी है तो उसके लिए भी टाइम बना सकते हैं कि आप इतने टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम सारा चीज पॉइंट इसी पे आ रहा है एक कि ही कोई time। भी चीजें करना है तो टाइम के साथ ज़्यादा प्राथमिकता देना है कि हमारा जो सपना है, लक्ष्य है, वो हासिल है। कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ देंगे तो यहाँ उपलब्धि हासिल होगा, लेकिन गलत जगह देंगे तो फिर वो उपलब्धि हासिल होगा। उस टाइम पे भी हम लोग के पास केवल एक मोबाइल था और हाँ। हम लोग टाइम गैप करके कि मतलब घर का काम इतना करना है। फिर हाँ, हम लोग का 10 से 2 सुबह का हम लोग का 4 घंटे का फिक्स था कि नहीं हमें पढ़ना ही है। उसके बाद फिर घर का वो क्या हुआ था, बीच में मम्मी का ऑपरेशन भी हो गया था, तो वो सारा टाइम मैनेजमेंट मतलब उस टाइम से हम लोग टाइम को मैनेज करना सीखे। टाइम मैनेजमेंट जो पूरा असली मतलब होता है, क्लियर वही होता था कि मुझे 10 बजे तक ये कर लेना है, 10 के 2 पढ़ाई करने हैं, उसके आगे मुझे ये करना है, ऐसा फिक्स रहता है। अच्छा, इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हर घर में होता है, भाई बहन में भी होता है और बहन बहन में भी होता है, झगड़ा बहुत होता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन आप लोगों का मैं देखा कि आप लोग दोनों कम्पीट करते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड तो थर्ड ऐसे आते रहते हैं। तो ये बहुत यूनिक चीज़ें हैं, ये लोगों को मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी सर। ये कैसे मैनेज करते हैं? क्या झगड़ा होता है या फिर उस चीज़ को दूसरे तरीके से लेकर के चलते हैं कि साथ में मिल करके करना है? कैसे, ये क्या है भूमिका इसका? पढ़ाई को छोड़कर एज अ सिस्टर हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम कम्पिटिटिव भी रहते हैं। इसको मेरे से कंपटीशन होता है, और मेरे को इससे, हाँ। और उसी कंपटीशन का परिणाम है कि हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। कम्पिटिट कर पाए वो थे हम दोनों ही। झगड़ा तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाई को लेकर कभी नहीं। हम लोग एक दूसरे को पढ़ाई के लिए, वो पढ़ रही है, चलो मुझे भी पढ़ना चाहिए कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि ना, डिस्ट्रैक्शन हम लोग का सबसे ज़्यादा रिमूव हुआ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वहीं से हम लोग का खत्म हुआ। अच्छा, काम को लेकर के बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं तुम करो तो तुम करो, इसमें हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसको कैसे आप लोग सोल्व करते हैं? तो शुरुआत में मतलब हम छोटे थे तो हम तो केवल यही आशा लगा के बैठे रहते थे कि सब दीदी करेगी। अच्छा। लेकिन जब बड़े हुए, मम्मी पापा को छोड़ना पड़ा, फिर सोचे कि सारा काम अकेले तो कोई कर नहीं सकता। फिर मेरे भी माइंड में आया कि हमें भी हेल्प करना चाहिए। फिर वैसा नहीं है, दोनों काम करते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। पढ़ाई में भी हम लोग ज़रूरी नहीं है साथ में ही बैठ के पढ़ते हैं, दूर दूर भी पढ़ते हैं। लेकिन नोट्स शेयर करते थे हम लोग एक दूसरे का। क्या है कि एक बनाई तो एक सब्जेक्ट का बना रही है तो दूसरा हम दूसरे सब्जेक्ट का बना रहे हैं, और दोनों साथ में मिलके तैयारी कर लेते थे एग्ज़ाम टाइम में। हाँ, इससे हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा बचत हो जाता था। जैसे कोई ऐसा सिचुएशन है आप लोग लाइफ में, हर परिवार में आता है ऐसा मोमेंट जहाँ पे दो ही निर्णय होता है, एक तो वहाँ से टूट जाते हैं लोग, या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उससे आगे निकल जाते हैं। वैसा कोई मोमेंट रहा है जहाँ पे आप लोग मतलब पूरा बिखरे हुए महसूस कर रहे थे, टूटे हुए महसूस कर रहे थे, वैसा सिचुएशन था? सर वो टाइम था जब मेरे पापा ट्यूशन कराते थे। तो ट्यूशन के समय क्या होता था कि पापा को देखते थे कि पापा के पास नॉलेज काफ़ी है, लेकिन पापा अपने आप को स्प्रेड नहीं कर पाए उतना, वो गांव की वजह से। तो मुझे लगा कि अपने पापा को अगर फेमस करना है या फिर उनके ज्ञान को स्प्रेड करना है तो वो एक ही सोर्स है, अगर हम दोनों बहन कुछ अच्छा करें।
उस समय ठान लिए कि नहीं हम लोग को कुछ करना है, और पापा अपना सारा मेहनत हम लोग पे बचपन से लगाए। क्लास 1 से लेकर 10 तक पापा गाइड किए, यहाँ तक कि जो 11th में मैंने अपने पढ़ाई की 11th फिजिक्स वाला की, वो भी पापा ने ही सुझाव दिया कि तुम इसका लेक्चर देखो, मुझे एकदम सही लग रहा है। उस समय हम लोग फिजिक्स वाला का देख के पढ़ाई किए। और फिर जब घर का हालात भी देखते हैं, बाकी लोग अगर झगड़ा हुआ गांव वगैरह में, तो मुझे लगता है नहीं, अपना कोई जगह बनाना पड़ेगा। गांव की स्थिति को भी सुधारने के लिए अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा गांव कम्पीट करता है कि नहीं, वो लड़की करके दिखाई तो मेरे को भी दिखाना मुझे भी चाहिए। करना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आगे डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि 10th 12th किए हो गया, मतलब कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन के रूप में उस चीज़ को, हाँ। कोई ऐसा मोमेंट हो जहाँ पे मतलब अंदर से काफ़ी तकलीफ, आंसू आ गया हो, कोई ऐसा मोमेंट? हाँ वो तब था जब हमें 10th का एग्ज़ाम देना था, और मतलब डॉक्टर ने बोला था कि बस कुछ दिन है, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। मम्मी का ऑपरेशन था उस समय, और एग्ज़ाम ख़त्म होते, 10th का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था और मम्मी का ऑपरेशन हो गया। और हम लोग अच्छे से अभी एग्ज़ाम दे के बैठे भी नहीं थे, मतलब खुद ही तैयारी कर रहे थे तो परेशानी थे। और उसके बाद ऑपरेशन हो गया, पापा भी काम पे चले जाते थे, सब कुछ हम लोग को अकेले संभालना होता था। तो हम लोग को उस टाइम बिखरा हुआ लगा। बहुत सारे लोग केवल इलाज के कारण कुछ भी हो जाता है, तो मम्मी को ये भी सुनने को मिला, डॉक्टर बोले कि 2-3 दिन और लेट होता तो कुछ भी हो सकता है। उस टाइम भी बिखरा हुआ महसूस किए कि एजुकेशन होता तो हम इतना आगे, मम्मी का स्थिति होता ही नहीं। उस टाइम भी अकेले लगे, और हम दोनों बड़े बहन हैं तो और भी संभालना पड़ता है। पापा हमेशा कभी ट्यूशन करा रहे हैं, कभी स्कूल चले जा रहे हैं, वो अपने काम में भी। मम्मी पापा ऑल टाइम बिजी ही दिखाई देते हैं। मम्मी सुबह उठेगी, मेरे उठने से पहले मुझे लगता है मेरी मम्मी उठ जाएगी, पूरे दिन काम करेगी, दिखाई नहीं देगी मुझे घर पे बैठी हुई हूँ तो भी। फिर पापा को देखेंगे, सुबह 4 बजे मेरे पापा उठ जाएंगे, उसके बाद ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर आके फिर ट्यूशन। तो ये जो अभी समय जो चल रहा है ना, उसको भी देख के लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि उन लोग को ज़िंदगी में हम लोग के लिए काफ़ी मेहनत की है, हमको भी करना चाहिए। अब उनको भी आराम की आवश्यकता है, ऐसा नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चीज़ होता है कि जैसे आप लोग तो अपने में काम को लेकर के सरलता बना लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी की वजह से, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से प्रेशर आता है। आजकल के बहुत सारे घरों में है ये माहौल कि मम्मी हमको पढ़ने से रोक रही हैं, या फिर काम करने के लिए बोल दे रही हैं, या फिर घर में पढ़ रहे हैं तो माहौल ऐसा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो वो जो काम जब बोलते थे मम्मी पापा, तो इस चीज़ को कैसे मतलब आप लोग मैनेज करते, हैंडल करते थे? तो 10th तक तो मम्मी ने कुछ करने ही नहीं दिया था। प्रेशर नहीं था। 10th के बाद जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ, फिर सारा जिम्मेवारी हम लोग पे आ गया था, मम्मी को कुछ भी नहीं करना था। तो उस टाइम से हम लोगों ने, मतलब मम्मी को बोलना नहीं पड़ा, हम लोग खुद ही देख के समझ गए कि हम ही लोग को करना चाहिए। लोगों ने पूरा घर से ही किया, स्कूल कॉलेज चलते नहीं हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि घर से पढ़ाई नहीं किया जा सकता, हम लोगों ने भी किया है। अगर टाइम अगर बना लिया जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है। घर के काम के लिए अलग, पढ़ाई के लिए अलग। 12th हम लोगों ने पूरा घर से ही किया था, और मैंने इतना अच्छा रैंक भी लाया, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि घर पे रह के कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। और अभी भी हम लोग घर पे बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर ही रहे हैं। दबाव देना पढ़ाई को लेकर, काम को लेकर, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपका व्यवहार हो हाँ, इस तरीके में? कभी ये ऐसा? बोलते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान तुम लोग को थोड़ा कम है, तुम लोग केवल पढ़ाई करती हो, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है तुम लोग को नहीं पता है। तो ये हम लोग का निगेटिव पॉइंट है जिसको इम्प्रूव करना होगा। तो मम्मी पापा के लिए क्या आप लोग सोचे हैं आगे चलकर क्या करेंगे, क्योंकि इतना स्ट्रगल करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या ड्रीम है उनके लिए, सोचे हैं? सर मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक मम्मी के लिए, पापा दोनों के लिए एक अच्छा सा एक घर लूँ, बहुत अच्छा घर लूँ। और एक और ड्रीम है जो बिल्कुल मेरे भाई से जुड़ा हुआ है, वो जो बनना चाहता है शायद मैं उसमें पूरा हेल्प कर पाऊँ, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। हाँ, मैं अपने भाई को जो वो बनना चाहता है उसमें फुल सपोर्ट करता हूँ। बस जितना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है मेहनत करना भी ज़रूरी है, बट एक टाइम पे मम्मी पापा को भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं अब हम कुछ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो वैसा कंडीशन ले आना है। उसके बाद आवश्यकता के अनुसार घर भी ले लेंगे, जगह भी ले लेंगे, जो करना है वो करेंगे। लेकिन हाँ, अभी तो पापा लेकिन इस स्ट्रगल को दोबारा नहीं मम्मी पापा मतलब उसको उससे गुजरे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वैसा नहीं आने देना चाहते।
तो किनको श्रेय देना चाहेंगे यहाँ तक अभी जो उपलब्धि हासिल की है, तो किनको श्रेय आप देना चाहेंगे जी? सर मैं अपने पेरेंट्स को फर्स्ट देना चाहूँगी, जो कि बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बैक में तो वही हैं। फिर सेकंड श्रेय मैं टीचर्स का दूंगी, बिल्कुल वो जो गाइडेंस देते हैं उसको अगर फॉलो करें तो कभी हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। टीचर एक सही मार्गदर्शक होता है। पापा तो मेरे मार्गदर्शक और टीचर दोनों है, मम्मी भी सपोर्टिव है बिल्कुल। वो कभी ना नहीं बोलती कि तुमको करना है ना, ये टेंशन मत लो, हम कर लेंगे कहीं से। पापा एक बार अगर पीछे भी हटे तो मम्मी बोलेगी नहीं हो जाएगा। और तीसरा मैं जो दूंगी वो लक्ष्य को है, जो कि सब चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट करना है कि नहीं मुझे आगे करना है। लेकिन टीचर का जो गाइडेंस है हम उसको सबसे ज़्यादा आगे हम देंगे सब, क्योंकि वो इसलिए सबसे एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा हैं, उनको पता है कि क्या अगर करना इसको चाहिए। यहाँ पे जाना है तो उसे कैसे कैसे आगे बढ़ना होगा। और बच्चे को अपने टीचर से ज़रूर उनको क्या कांटेक्ट बनाए संपर्क रखना चाहिए। क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ में वीक है, वो सही रास्ता दिखाएंगे कि उनको क्या करना है। मेहनत तो करना है, लेकिन किस दिशा में करना है वो टीचर ही बता सकता है। तो उनका भी श्रेय बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए माता पिता सपोर्ट करते हैं तो उस मामले में तो हर कोई को पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, दिमाग में आता ही नहीं है कि मतलब लोग अगर क्या करें ना करें, ठीक है, वो रास्ता बनते जाता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है कभी कभी बहुत सारे बच्चों के जीवन में कि माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को, मतलब अगर ऐसा आता तो आपके दिमाग में ऐसा सिचुएशन आता तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, आगे बढ़ें? सर उस समय में मैं ये सोचती कि जो मेरे माता पिता चाहते हैं मेरे से, मैं उसको लेकर चलूँ। अगर मैं उसको लेकर चलूँगी तो उनको लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि उनके माइंडसेट में वही चल रहा है। उसके अलावा जो अपना सपना है उसको पूरा करने के लिए आपको पीछे से मेहनत करना पड़ेगा। सामने उनको अगर वो कह रहे हैं कि नहीं तुम पढ़ाई करो, कोई बच्चा है क्रिकेटर बनना चाहता है और बोल रहे हैं मम्मी पापा नहीं पढ़ाई सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है तो तुम पढ़ाई करो, मैं उस समय कहूँगी कि तुम ऐसा कुछ करो, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा इस टाइम पे क्योंकि मम्मी पापा नहीं है, तो तुम पढ़ाई भी करो, साथ में जो वो चाहते हैं वो भी करो। उसके अलावा तुम साइड बाय साइड जो इनकम है, पार्ट टाइम जॉब है, वो सब करके अपने सपने के लिए मेहनत करो, क्योंकि उनको जो सही लगता है वो कर रहे हैं। आखिर में वो भी आपको सपोर्ट करेंगे जब आप उस चीज़ को अचीव कर लीजिएगा, उनको तब सही लगेगा, वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे तो उतना बोलेंगे जितना समझ पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स हैं नहीं समझते हैं, बहुत दूर तक नहीं समझ पाते कि नहीं ये बात सही है। अब हम बुलाना चाहेंगे उनके माता पिता को जिन्होंने सारा योगदान दिया। मतलब कहा जा सकता है कि जो खुद के लिए निवाला रखते हैं वो अपने बच्चे को उसमें से देना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से आज ये इतने इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। तो चलिए अब इनके मम्मी पापा से बात करते हैं और इनके माइंडसेट को जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम बेसिकली उमेश चंद्र तिवारी हुआ। मैं सिंहपुर गांव से बिलोंग्स करता हूं और मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स तक पढ़ाई की। उसके बाद घर के हालात ठीक नहीं थे, घर में आर्थिक तंगी के कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर घर में परिस्थितियां और बिगड़ गई, पिताजी बूढ़े हो गए, माँ पिताजी बीमार रहने लगे, भाई छोड़ के चले गए घर से। तो ये सब परिस्थितियों को देखते हुए वो यहाँ रहने के तैयार नहीं हुए मेरे भाई, तो मैं यहाँ घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद मैंने पिताजी से बात किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यू हैव लॉट ऑफ एबिलिटीज़ और तुम चाहो तो यहीं पर कुछ कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कि तुम कर सकते हो, मैं अभी इस वक्त नहीं बताऊँगा तो क्या कर सकते हो। फिर 2-4 दिन के बाद अगले ही दिन देखा कि 10-20 लड़के मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मैं ट्यूशन पढ़ाने आया। तब से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा और इस तरह से मेरा आर्थिक स्थिति जो है पटरी पर आया। लेकिन जॉब छोड़ने का कारण जो मेन रहा कि मेरी बच्चियों को देखा, तो जब मैं आया मिलने के लिए घर से कुछ दिन के लिए, तो इनकी हालत देखकर तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत, मैं नौकरी करता रह जाऊँगा, मेरे परिवार में इस तरह से समस्याएं क्रिएट होती रहेंगी और बच्चे हो सकता है कहीं इनकी जो कैरियर है बिल्कुल बर्बाद हो जाए। फिर मैंने इन लोग से बातचीत की, पढ़ाई लिखाई, लोग आंगनबाड़ी में जा रहे थे, इनसे बात किया तो देखा कि इनमें बहुत टैलेंट है, कोई चीज़ पूछे तो टप से जवाब दे रहे हैं।
है ना, और बहुत सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को काफ़ी टैलेंट भरा हुआ है। और चूँकि मैं SOP जानता था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जब मैं दवा की कंपनी में काम करता था, तो हर चीज़ की जानकारी थी। हम कहें कि अगर इन्हें स्टैंडर्डाइज किया जाए तो ये आगे बढ़ सकते हैं। घर का जो परिस्थिति होता है, ठीक है, जो घर का खर्च होता है, घर को चलाना, पैसे की ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं इतने कम पैसे में? वो तो मैंने पहले ही आपको बोल चुका, खेती, ट्यूशन और अपना प्राइवेट स्कूल, ये तीनों मिलाकर के मैं घर को चला रहा हूँ। इसमें किसी मेरे ब्रदर का, मेरे और पुराने पुश्तैनी कुछ भी मेरा मदद करने के लिए तैयार है ना, मैं उनसे मिला। अच्छा, कभी ऐसा सिचुएशन आया जब लगा कि नहीं हम पूरा कर पा रहे हैं, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उससे जितना होना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को लेकर के? हाँ, महसूस होता है, बट मैं फिर ये सोचता हूँ और अपने आप को बल देता हूँ, अंदर से आत्मबल के रूप में मुझे एक शक्ति मिलती है कि मेरे पास जो संसाधन है मैं उसी में कर पाऊँगा, उसी में मैं इन लोगों का शिक्षा और अपने घर का खर्च दोनों को मैं पूरा कर पाऊँगा। और जब भी मैं निराश होता हूँ तो मेरी पत्नी, धर्मपत्नी है, ये सीधे हमसे कहती है कि आपको बताइए मत, सब कुछ सही हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा जर्नी चल रही है। मेरी भी थी। एक ड्रीम होता है कि मैं किन्हीं के यहाँ जाऊँ, किन्हीं के घर में जाऊँ तो अच्छा घर मिले, ठीक है, अच्छा सुविधा मिले, ये सारा चीज़ बच्चे को मतलब दिक्कत ना हो किसी तरह का। तो ये चीज़ें आपको नहीं मिला, तो कैसे आपने इसमें अपने आप को संभाल पाए? इस हालत में मैं ये सोची कि जो हमें ईश्वर ने दिया है उसी में कंप्रोमाइज़ कर चलना है, और मैं उसी हिसाब से कंप्रोमाइज़ की। बिल्कुल मैं अकेली थी घर पर, इन 2 बच्चों को, तीनों को देखना, सास ससुर को देखना, गृहस्थी भी देखना, गांव घर रिश्तेदार सबको संभालने में। ये तो जब ये 3 साल का होने के पहले ये आए, तब इन्होंने फिर कम से कम बच्चे की पढ़ाई देखी, पढ़ाई दी, तब मैं फ्री होकर फिर घर का सब व्यवस्था देने लगी। जब ये अकेले पड़ जाते थे हर मामले में, पढ़ाई लिखाई चाहे काम में चाहे पैसे जुटाने में, तो मैं नहीं हर जगह पर मदद करती थी। बच्चे गलती करते हैं, समझाती हूँ। तो उस पॉइंट पे कैसे आप उसको हैंडल करते हैं? इनको कैसे ये सही मार्ग समझाती हूँ कि बेटा जीवन में पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, व्यवहारिक जीवन भी इंसान को महान बनाता है। पहले तो तुम लोग व्यवहारिक बनो, संस्कारी बनो, और माता पिता जो कर रहे हैं वो तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, वो तुम्हारा भला ही हमेशा सोचेंगे, उनकी बात को समझो और उस हिसाब से चलो। ये मैंने मानते हैं, हाँ, चलते हैं उस हिसाब से? चलते हैं। कहीं कहीं पर ये लोग अपना मनमानी करते हैं तो डांट भी पिलाती हूँ, मार भी पड़ती हूँ, मतलब दोनों तरीके से डांट दोनों मार के तरीके से बच्चे को परवरिश जब ये करना ना है। समझती तब गुस्सा ज़्यादा बहस करने लगती तो गुस्सा हो जाती, तब इन लोगों को डांट फटका लगा देती है। और प्यार भरा माहौल जो होता है वो किस तरीके से देते हैं? प्यार तो इन्हें हर किसी चीज़ का इन लोगों को कमी नहीं होने देते हैं। अपनी तरफ से इन लोग रहें चाहे ना रहें, पर सारी व्यवस्था इनसे ले करके सारी घर की व्यवस्था मतलब लड़ जाते सब हैं अकेले मैं इनके करती लिए। हूँ, नहीं मैनेज करती हूँ, खुद की करती हूँ। इनको भी नहीं पता कि क्या बनेगा, क्या है घर, क्या नहीं, और कैसे मैनेज करना है। इन लोग को हम पढ़ने में कभी बाधा नहीं बनने दी अपने आप को, और मैं इन लोगों को काम में फंसाई। ये 2 लोग तो मतलब अग्रसर बढ़ रहे हैं अपने सपने की ओर। जी। आपके जो आपका जो विश्वास था जी, जिसको वो कामयाबी लेकर के ला रहे हैं। आप आगे बढ़े थे वो कर रहे हैं। अभी आपके एक छोटे बच्चे हैं, हाँ, तो इन्हें भी यही इनका समझा कैसा है नजरिया? ये उसी इनकी- तरीके से है या फिर कुछ? हाँ उसी तरह के, हाँ। और थोड़ा खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा। और मेरी थोड़ा ध्यान है कि ये लोग ज़्यादा बड़े क्लास में हैं तो इन लोग को पहले पढ़ा लें, और फिर अपने पैसे को देखते हुए इसको भी पढ़ाना मैं चाह रही हूँ। जैसे ये 2 लोग टैलेंटेड थी वैसे ये भी है, इनको भी मैं वैसा ही बनाना चाहती हूँ। तब तक जब तक ये टैलेंटेड बनना पढ़ने के लायक होंगे तब तक ये लोग पढ़ के निकलेंगे, इसलिए मैं इन्हीं पर ज़्यादा भी फोकस कर रही हूँ। तो क्या आप लोगों में कभी वो झगड़ा लड़ाई का जो बात होता है वो होता है भाई के नहीं, साथ या ऐसा फिर नहीं, व्यवहारिक? डिस्कशन होता है, डिस्कशन उन चीज़ों लोग का को। भाई बहन से जानते ही थोड़ा नोक झोंक चलता ही रहता है सभी का होता है। यहाँ भी सवाल हाँ तरह से है। हाँ हाँ हाँ, प्रेम भी आपसी उतना ही है, डिस्कशन होता है, लड़ाई भी उतना बेहतर ही। करने के लिए डिस्कशन होता है, लड़ाई ऐसा कुछ और ऐसे जैसे भाई का आपने भूमिका बताया, तो अभी इतने कम उम्र में
क्या सब इनका करते रोल हैं। रहा, मतलब जो बता बताओ। रहे थे आप? तो 12th के बाद जब हमें पटना जाना था कॉलेज पढ़ाई करने, तो हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में भी थे कि दिवदर्श छोटा है कैसे संभालेगा, क्योंकि छोटे मोटे काम तो हम लोग भी करते थे, अब इस पे सारा जिम्मेवारी आ गया था, तो इसने बहुत अच्छे से संभाला और बहुत अच्छे से संभाला और पढ़ाई भी किया। बस ये है कि इसको थोड़ा डांट कम पड़ता है, पढ़ाई कम करता है, काम वाम अच्छे से कर लेता है, और तो कहीं ना कहीं इसका भी सहयोग है। तो कंप्यूटर नॉलेज हम लोग का थोड़ा कम था, तो उसमें बहुत हेल्प करता था। अप्लाई करना हुआ, एनजीपी में जो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना था सब ये भरता था। और अभी भी जब डिप्लोमा कोर्स हो गया है तो बहुत सारा जॉब का अप्लाई ये करता है, नोटिफिकेशन देता है, इतना कर लेते हैं, सब घर में। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा गलती भी कर देता है। उसके लिए उसको एक्सपीरियंस भी होता है, डांट तो खाता है, क्या इसके लिए भी करना अच्छा है कि ये सीख रहा है अभी से ही। और इतना कम उम्र में कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, अभी हो रहा है तो बचपन कोई से बात नहीं, जिम्मेवार। लेकिन तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने बहन के बारे में, इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की? देखिए, मेरा नाम दिव्यराज तिवारी है। मैं यशा एवं ईशा तिवारी का भाई हूँ एवं उमेश चंद्र तिवारी एवं नूतन तिवारी का सुपुत्र। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैंने अपने बहनों अपने माँ बाप का लगन देखा है, उसी प्रकार मैं चाहूँगा कि मेरी क्षेत्र शिक्षा में तो कम रही है इंटरेस्ट, लेकिन उस लगन उस जुनून के साथ मैं अपने दूसरा क्षेत्र क्रिकेट एज अ कैरियर मैंने सोचा था, लेकिन एक मुझे अपना इंटरेस्ट जागा है जिसमें मैंने देखा कि भारत में बहुत सारे दुराचार या भ्रष्टाचार का कारण मुख्यतः अधिकारी लोग होते हैं, और अधिकारी लोगों को सुधारने का काम एक मंत्री का होना चाहिए, जो कि भारत में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मंत्री लोगों का उतना सपोर्ट नहीं होता है जितने अधिकारियों पे। एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मैं एक भारत की ऐसा मंत्री बनूं कि जो सबसे ज़्यादा अधिकारियों पे ध्यान दे, अधिकारियों के कार्य पे उनकी सकुशल वृद्धि एवं जितने भी अच्छे उनके कर्म हो उन पे उनका अवार्ड दें या उनसे उनका पुरस्कृत करें। इस कार्य से शायद अपने भारत का नेशन बिल्डिंग में हमें काम मिलेगा, उससे कुछ फ़ायदा हो भारत का। एक यही एम लेके मैं अपना कैरियर सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं अपनी बहन के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार इनका जुनून और मेहनत हमारे लिए, हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए रंग ला रही है, हो सके तो भगवान इन्हें एक एम्बिशन के रूप में, जिस प्रकार इनका और हमारे माता पिता का एम्बिशन इसरो यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ही रहा है, तो वो अपनी सफलता उसी में प्राप्त करे। उसके बाद ये अपना पैशनेट जो हैं जिनके प्रति, जैसे वीडियो एडिटिंग, कुछ आपके ही तरह जैसे कुछ हैं इनके भी एम्बिशंस, वो ज़रूर पूरा करें और एक समाज के, देश के एक सकुशल नागरिक के रूप में प्रस्तुत हों। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ऑलवेज किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव के साथ साथ पॉजिटिव होना ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा आप टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से निभाइए। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है जो मैं सोचती हूँ, और मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। आई एम फ्रॉम बिहार एंड मैं बिहार की लड़की हूँ, तो मैंने देखा है कि बिहार की लड़कियाँ मतलब आगे नहीं बढ़ पाती हैं, और उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि वो पढ़ाई करें, पढ़ाई करके वो बहुत कुछ कर सकती हैं। सरकार भी बहुत हेल्प कर रहा है, तो आगे बढ़िए, पढ़ाई करिए, यही मैं कहना चाहूँगी, और बॉयज़ भी अच्छे से करिए। अपने बच्चे को पढ़ाएं और उसे जहाँ पर परेशानी हो वहाँ उसे हिम्मत दें और उसके मार्गदर्शक बने। मैं गार्जियन को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को पढ़ाई के प्रति जागरूक रखने के लिए हमेशा तत्पर रहें और उन्हें मोटिवेट करें कि पढ़ाई एक ऐसा मित्र की तरह है जिससे आप दुनिया में जो भी अपनी एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मेरा भी यही सपना है कि इस ट्यूशन और स्कूल के द्वारा कम से कम 10 लड़कों का अपने जीवन में इंजीनियर बना सकूं, जिसमें से 2-3 तो मैंने कर लिए हैं, और मेरा टारगेट जो 5-6 और बचा हुआ मैं उसको भी पूरा करूँगा। और बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझें
और स्कूल हमेशा जाएं, मास्टर से बात करें, जो समस्या है उनसे बताएं और उसका हल उनसे पूछकर याद करने और जानने की कोशिश करें। धन्यवाद। आपने देखा सारे लोगों का किस तरीके का माइंडसेट है, किस तरीके का व्यवहार है, एक दूसरे में कैसा लगाव है शिक्षा को लेकर के, समझ को लेकर के। ठीक है, एक छोटे भाई हैं, इतना कम उम्र के हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का माइंडसेट है। तभी मतलब इतने खराब इस सिचुएशन में भी अपने आप को आगे बढ़ा पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो मैंने ये दिखाने की इसीलिए कोशिश किया क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अचीवमेंट हासिल किए हैं बिहार स्तर पे, लेकिन कोई सोशल मीडिया कोई नहीं आया लोगों को बताने कि हाँ यहाँ के लोग इतने कम सुविधा होता है उसमें भी अपने आप को खड़ा कर पाए। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे दिखाना चाहिए और वो मैंने आपके साथ रखा। तो ये एक्सपीरियंस, ये माइंडसेट कैसा लगा आपको, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं किस तरीके से और बेहतर कर सकूँ।